नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी बिल्कुल तन्मयता के साथ लगे होंगे। आप देख रहे हैं मेरे भाई कि हम लोगों ने लगभग 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट की। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5वीं होगी और ये जो प्रैक्टिस सेट रखी जा रही है ना मेरे भाई, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सवाल बन पाते हैं उन सभी सवालों को रखा जा रहा है। चाहे वो पैराग्राफ से लेकर के हो, चाहे वो आप किसी भी वर्णमाला के चैप्टर से सवाल हो, संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, क्रिया से हो, विशेषण से हो, अव्यय से हो, निपात से हो, ठीक है, मुहावरा से हो, लोकोक्तियों से हो भाई, रस से हो, छंद से हो, अलंकार से हो, हिंदी साहित्य से हो, उन सभी चैप्टरों को हम लोग इसमें समाहित कर रहे हैं, चाहे शब्दावलियों से ही क्यों ना हो। तो आप सभी चैप्टर को देखेंगे, सभी सवालों को देखेंगे, कैसे कैसे लेवल के सवाल आ रहे हैं। अभी थोड़े से जो आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर के तौर पे करवाए जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तौर पे क्वेश्चन खोजना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं साथी, सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी स्पेशल है, इसमें आपको किसी प्रकार के संख्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी साथी क्या करेंगे, बस सेशन में जुड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एक एक क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी भैया। एक एक सवाल में वो दम है जो एग्जाम में आया हुआ है, और जो नहीं आया भी है वो एग्जाम में आने वाले दिन में मिलेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, आते हैं पहले सवाल की ओर। आप देखेंगे पहला सवाल आपके सामने क्या है कि कौन सा तालब वर्ड नहीं है। बिल्कुल आप बताएंगे भैया तालब वर्ड कौन सा होता है। तालब वर्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। तालब वर्ड के लिए एक फॉर्मूला कौन सा होता है, इचू यसा नाम तालु। ई हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। यसा नाम सर या हो जाएगा। देखो इचू यसा नाम, तो पहले चा वर्ग में चा आता, छा आएगा, च छ ज झ और क्या मेरे भाई इयम, तो इचू य सा नाम, तो बोलोगे या और कौन सा सा। ये नाम वाले जितने भी वर्ड आपको दिखाई देते हैं सब के सब किस में अंतर्गत आते हैं, ये तालब वर्ड है। ये सब कैसे वर्ड हैं, ये सब तालब वर्ड है। पूछा इसमें से कि कौन सा वर्ड तालब वर्ड नहीं है, तो बताओ क्या सा। बिल्कुल सर सा है। इया भैया चा छा जा जा इया, ये भी है, चा भी है, सा नहीं है। सा क्या भैया, ये सा को हम दंत सा बोलते हैं। इसका क्या है, दंत वर्ण इसे बोलते हैं। इसको क्या नाम दोगे, दंत वर्ण दोगे। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बिल्कुल देख पाएंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और मेरे भाई कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इन 5 संज्ञाओं में से आपसे पूछा है गंगा संज्ञा का कौन सा भेद है। तो क्या गंगा भैया भाववाचक, सर यहाँ पे किसी भाव की बात नहीं की जाती। व्यक्ति स्थान एक किसी की बात की जाए तो वहां पे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर गंगा कोई जाति नहीं ना, गंगा का कोई समूह है। तो हम बोल सकते हैं गंगा कौन सी है भैया, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आप देखेंगे भैया इन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द है। तो आप देखेंगे ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक सवाल तो हर साल आया है, आएगा भी भाई, है ना। जितनी बार एग्जाम हुआ उतनी बार पुल्लिंग के शब्दों को देखने को मिला है, तो अब की बार भी पुल्लिंग के शब्द मिलेंगे। देखो भैया अब राजा सर एक पुल्लिंग शब्द है। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा सर, राजा का होता रानी, राजा का क्या होगा, रानी हो जाएगा। महाराजा सर एक पुल्लिंग शब्द है, तो महाराजा का क्या होगा मेरे भाई, महारानी हो जाएगा। महाराजा का क्या होगा, महारानी वर्ड हो जाएगा। सर सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सर साम्राज्ञी होगा। क्या होगा, साम्राज्ञी। बादशाह का नहीं रखेंगे, रानी ये भी हो जाएगा, तो ये बादशाह नहीं रखेंगे साथ ही, यहाँ पे याद रखना सम्राट का क्या होगा, साम्राज्ञी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, बताना कौन सा वचन, एक वचन है बहुवचन है। आप जानते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं सर, वचन की संख्या अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन जहां पे किसी एक ही वस्तु का बोध हो तो वो एक वचन होता है, और एक होता है बहुवचन, और यहाँ पे और किसी भी वचन का हम प्रयोग नहीं करते, बस 2 वचन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे सर यहाँ पे पुस्तक रखी है, पुस्तक कैसा है, तो पुस्तक बोलोगे सर ये पुस्तक एक वचन में आएगा। अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तकें हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, तो बोलोगे पुस्तकें हो जाएगा, तो पुस्तक एक वचन है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर, सर ऑप्शन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा, 4 का ए, क्योंकि द्विवचन और त्रिवचन नहीं होता। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन ही होता, तो बहुवचन हो नहीं सकता। कौन सा सही साथी, एक वचन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप, निम्न वाक्य
गरीबों को दान दो, देखो यहाँ लिखा गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? बताओ ये गरीब किस कारक का उदाहरण है? बिल्कुल आपको बताना पड़ यहाँ बताना चाहिए। सर कर्म को, संप्रदान का है, अपादान का, करण का, बिल्कुल याद रखेंगे। सर गरीबों को दान देना चाहिए, तो गरीब किस प्रकार, किस कारक का उदाहरण? भैया किसको दान दिया गया? गरीब को, है ना, गरीब को दान दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? देने की जब बात की जाती है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। जब भी देने की बात की जाती है भैया तो वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्वनाम कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। सर क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होता ना, भी क्रिया के स्थान पर नहीं प्रयुक्त। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ये भी नहीं है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बिल्कुल ये वाला सवाल आपका क्या होगा? सी वाला राइट, और डी भी होगा भैया रॉन्ग। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी? सर प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताया गया होगा, एक धातु बताया गया होगा। नहीं याद है मेरे भाई जाके वीडियो देखेंगे आप। एक धातु है, एक तो बताया गया मूल क्रिया, एक मूल क्रिया बताया गया, और एक बताया गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। एक साथ ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलोगे? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक कितना सर? दो। एक तो क्या प्रथम प्रेरणार्थक, और एक क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक की बात करेंगे, जैसे हम धातु बोलते हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या रख लिखते हैं सर? यहाँ पे लिखते हैं पढ़, है ना, पढ़। और पढ़ में ना प्रत्यय लगाओगे सर, मूल धातु से बनेगा क्या? सामान्य क्रिया, क्रिया पढ़ना हो जाएगा। और ये देखो प्रथम बनाएंगे सर, पढ़ाना हो जाएगा, और द्वितीय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना हो जाएगा। पढ़वाना वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। कौन सा वर्ड हो जाएगा भाई साहब? तो बोलोगे सर पढ़वाना वर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना आप, कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो साथी बोलोगे यहाँ पे पढ़वाना वर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना कौन सा वर्ड हो जाएगा मेरे भाई। पूरा का पूरा ही रेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। एक बार हम इसको फिर से सही करते हैं। क्लियर है ना? आप देख पाएंगे भैया, हमने क्या बताया कि एक तो क्रिया, एक तो धातु होगा, और एक क्या होगी? मूल क्रिया हो जाएगी। एक मूल क्रिया हो जाएगी, और एक सर प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक होता है, और एक क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। एक क्या होता है भाई? द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपकी देखो यहाँ से बात करता हूँ तो ध्यान से देखना भाई। जैसे मैं एक धातु लिखता हूँ, धातु का नाम पढ़ लिख लेता हूँ। पढ़ से यहाँ पे ना प्रत्यय लगाओगे सर, मूल क्रिया में ना प्रत्यय लगाने के बाद देखो क्रिया बनेगी, तो प्रथम में बोलोगे सर पढ़ में आना प्रत्यय लगाते तो हो जाएगा पढ़ाना, और पढ़ में वाना प्रत्यय द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो बोलोगे सर पढ़वाना हो जाएगा। आना वर्ड लगाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना वर्ड लगाओगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ से देखो पूछा प्रथम प्रेरणार्थक, सर यहाँ पे गिरना आना प्रत्यय नहीं है, बोलना ये भी आना प्रत्यय, सर आना प्रत्यय यहाँ पे सुनाना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द का क्या दर्शाता? उन्नति शब्द क्या दर्शाता? उन्नति विशेष है, प्रविशेषण है, विशेषण है, क्रिया है। दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाएगा? सर उन्नति क्या दर्शाता है? किसी की उन्नति हो रही है। अब बताओ उन्नत क्या दर्शाता है? सर उन्नति किसी की बात करता है तो वो किसकी बात करेगा? विशेषण की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता वो क्या कहते हैं? सर वो आभिकारी शब्द कहलाते हैं। जिसके अंदर विकार नहीं होता, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अंतर्गत, तो वो आभिकारी शब्द कहलाते हैं। वो क्रिया कहलाते हैं। वचन सर आभिकारी को हम ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। अव्यय की बात अगर हम आपसे करते हैं तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? सर अव्यय को 4 रखा गया है, आभिकारी शब्दों को 4 रखा गया है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? साथ ही वहां पे जैसे तथा है, और है, ये सब वर्ड जो होते हैं तथा, और, परंतु, ये सब किस में आते हैं? सर अव्यय में आते हैं। अव्यय कितने हैं? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक लास्ट में क्या होता है भैया? एक और बचा हुआ समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ लिखेंगे नृत्य शब्द का तद्भव। नृत्य मतलब नाचना हो जाता है, तो नृत्य का तद्भव क्या होगा? सर नृत्य नाच हो जाएगा, नचाना नहीं होगा, नाचना ये सर हो सकता है, नृत्य नहीं होगा। जहां पे ये लगता है सर वो कहीं ना कहीं हम लोग संस्कृत शब्द मान लेते हैं, तो नाचना वर्ड यहाँ होगा, नाच होगा, बताना आप।
नाचना होगा, नाच होगा सर, यहाँ पे नाच शुद्ध वर्ड नृत्य का नाच होगा, है ना, नाच होगा। आगे आते हैं, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग बहुत ही शानदार सा, परि प्लस पूर्ण, क्या लिखोगे, परिधन पूर्ण, और इस तरीके से परिधन पूर्ण से मिलकर बना सर परिपूर्ण, और परि माने होता है चारों तरफ, यहाँ पे कौन सा होता है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सदैव में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए सर, सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव। अगर आप पीछे कल की क्लास देखे होंगे मेरे भाई, तो उस कल की क्लास में आप देखे होंगे ये संधि हमने पढ़ाया। सदा धन एव में कौन सी संधि है, बिल्कुल बताएंगे। अब हमने बताया सर यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा ए, और आ और ए के मिलने के बाद क्या बनता है ए, तो बोलोगे सर स द आ निकला, तो ये हलंत बचा, और इससे बना ए, और क्या बचा ओ, ये मात्रा इसके ऊपर आएगी, तो सर यहाँ पे बोलोगे दा पे ए की मात्रा लगेगी, और लास्ट में ना सदैव। कौन सी संधि है, तो बोलोगे सर ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि का मेरे भाई उदाहरण है, तो बोलोगे वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सी संधि का सर, गुण संधि नहीं भैया, दीर्घ संधि नहीं भैया, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ना ही आयादी संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर इसे सर तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर इसको तोड़ने के बाद बनता है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, है ना, नाथ। और इसका हमने आपको एक क्लास लिया था, पीछे बताया सर। अगर हम संधि की बात करें, क च ट त प, क च ट त और क्या है प है, इसके बाद कोई भी ना आए या सर मेरे भाई माँ आए, तो इसके बाद क्या होता है, ये अपने के पांचवें में बदल जाता है, ये अपने के पांचवें में बदल जाता है। तो ता पांचवें में देखो ना आया, तो ता अपने के पांचवें में, तो ता थ द ध न, तो अपने पांचवें में बदलेगा, तो बोलोगे सर जगत से ये ता अपने पांचवें में आधा ना, और ये पूरा नाथ बन जाएगा। तो कौन सी संधि का लक्षण ये, तो बोलोगे सर ये व्यंजन संधि का लक्षण है। ये किसका लक्षण है, तो व्यंजन संधि का लक्षण है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, हर रोज में कौन सा समाज है, हर रोज, बताओ भैया हर रोज में कौन सा समास आप बोलेंगे, सर बोलेंगे हर, और देखो हर रोज में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास होगा भैया, हर रोज में, तो बोलोगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और भी कुछ अव्ययी भाव समास के लिख सकते हो भैया, प्रतिदिन, क्या लिख सकते हो, प्रतिदिन हो सकता है। और कोई एक बताओ भैया, एक आक और वर्ड बता दो आप एक बार मुझे, तो बोलोगे सर आजन्म लिख लो, आजन्म लिख लो, हर रोज लिख लो, आजन्म एक वर्ड लिखता हूँ, आजन्म। अगर मैं बोलूं क्या होता है अव्ययी भाव समास, तो बोलो सर प्रथम पद अव्यय होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर प्रथम पद अव्यय होता है ना भाई, क्या हो जाएगा, प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद अव्यय होगा। और भैया दूसरा पद, या दूसरा पद है ना, या उत्तर पद बोलते हैं, दूसरा पद ना बोल के आप बोलेंगे उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है ना, प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, तो बोलोगे सर उसी को कहते हैं। जैसे प्रति, प्रति एक लिखेंगे, प्लस प्रति में क्या जोड़ेंगे सर दिन, तो प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास, इस ये सर अव्यय है लेकिन दिन का प्रधानता है। बोलोगे सर आ एक, देखो प्रथम पद है और जन्म, तो जन्म, ये देखो मेरे भैया जन्म की प्रधानता है, आ की प्रधानता नहीं है, तो प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद प्रधान, तो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक होगा, समास का विग्रह होता है क्या, समास का व्यास, बिल्कुल शानदार आंसर, समास का व्यास होता है, इसका नहीं, संधि का विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद होता है, ये विग्रह नहीं करेंगे, समास का क्या लिखेंगे व्यास। गलती होगी कहाँ मारोगे आप, विग्रह, जबकि ये क्या है गलत है, कौन सा सही, ए वाला सही है सर। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भाल मस्तिष्क, भाल ललाट को भी बोलते हैं, भाल मस्तिष्क को भी बोलते हैं, तो सर मस्तिष्क को भी बोलते हैं, मलाट को बोलते हैं। देखो गेंद को नहीं बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, गेंद को नहीं बोलते, कपाल मस्तक ललाट है ना, ये सबको हम भाल बोलते हैं, लेकिन हम गेंद को नहीं बोलते, गंदुक है ना। देखो इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है, अंक मीन्स क्या होता है, गोद होता है, एक संख्या होती है भैया, यहाँ पे बोल सकते हैं एक चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, तो गोद होता है, चंद्रमा होगा क्या, चंद्रमा नहीं होगा सर, गोद भी है, भाग्य है, चिन्ह भी है, संख्या भी है, और किसी अध्याय को लिखने का एक है ना, बोल सकते हैं ना भैया, नाटक के अंक हो सकते हैं, गोद हो सकते हैं, ये सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे चंद्रमा नहीं है। अन्य और अन्य शब्द के युग में सही अर्थ बताओ, अन्य का सर एक अनाज से संबंधित है, ये देखो अन्य कहते हैं गेहूं चावल ना भैया, ये सब हो जाएगा। अन्य माने कोई दूसरा, अन्य की बात की है ना, ये दूसरा, तो यहाँ पे अनाज और दूसरा, पहला है सर अनाज और फल नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होगा, दूसरा पर्याय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या है, जो ममत्व से रहित उसे निर्मम कहते हैं,
बिल्कुल याद रखेंगे। जो मोहम्मद से जो मोहम्मद से क्या भैया, जो ममत्व से रहित हो, बिल्कुल देखो, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मोही बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं, निरामय बोलते हैं, निष्ठुर बोलते हैं। मर्म के छूने वाला, एक तो याद रखो, मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला, छोड़ने वाला। एक होता कम बोलने वाला, बहुत बार आता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। एक और सेंटेंस लिखना मेरे भाई, जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, लिखो, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके। इसमें इन तीनों में आप बताएंगे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो मैं बोलता हूं जिसमें ममता, जो ममता रहित हो उसे क्या बोलोगे सर? जो ममता रहित हो उसे निर्मम बोलते हैं। जो ममता रहित हो उसे क्या बोलते हैं सर? उसे निर्मम बोलते हैं। देखो, मर्म को छूने वाला क्या बोलते हैं सर? मर्म को छूने वाले को मर्म स्पर्शी बोलते हैं। क्या बोलोगे? मर्म स्पर्शी बोलेंगे। यहाँ लिखेंगे आप मर्म स्पर्शी, है ना भाई। अगर बोलूंगा कम बोलने वाला सर, मित व्ययी, क्या हो जाएगा? मित व्ययी हो जाएगा, मित व्ययी हो जाएगा। सर मित व्ययी, कम खर्च करने वाला, ना गलत हो जाएगा सर। यहाँ पे लिखेंगे क्या भैया? मित भाषी, कम बोलने वाला ना, तो मित भाषी वर्ड होगा। सॉरी भाई, यहाँ पे मित भाषी लगाएंगे। जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, क्या? क्षम्य, बिल्कुल लिख पे, जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाच्य का भेद है। बिल्कुल देखो, एक वर्ड भैया सर्वत्र बाध्यता दिखाई देती है और व्यवस्था ही दिखाई देती है। दो शब्दों को जोड़ता कौन? और, तो वहां पे कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। वहां पे कौन सा वाक्य हो जाएगा साथी? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे आते हैं, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल, मृदुल सर, मृदुल नहीं, दापे छोटा हो की मात्रा सर, मृदुप नहीं, गलत, मृदुपा गलत है, मृ, ये देखो क्या हो जाएगा? मृदुल सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मिलने के, अच्छा मेरे भाई यहाँ पे खाली स्थान नहीं दिया, ध्यान देना। एक चीज है ना, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के यहाँ खाली स्थान है, देखना यहाँ से, यहाँ खाली स्थान है मेरे भाई, यहाँ पे ये देखो मेरे भाई खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरोगे? ठीक है, पुरस्कार मिलने के, फिर खाली स्थान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित, ये खाली स्थान है यहाँ पे। देखो आप देख पाए होंगे साथी, भर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या भरोगे कि भैया रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के समाचार में, नहीं समाचार, खुशी में, ठीक है, भाषा में, संबंध में, क्या हो जाएगा? संबंध में। बोलोगे क्या भैया? इसके हो जाएगा संबंध। क्या लिखोगे? संबंध। ठीक है, संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रतिक्रिया। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये प्रतिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, सबसे संदिग्ध, सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत। भूत की कोई बात नहीं है यहाँ पे, भूत की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप एक बार। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे भैया, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, वहां पे संदिग्ध, संदिग्ध माने वहां लिखा ना संदेह हो मुझे, तो संदेह का अर्थ ही संदिग्ध है। संदिग्ध और वर्तमान में होने का संदेह, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सर जाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो जाने के ऊपर भैया मैं पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। जब भी प्रभाव कर्ता पे पड़े तो बोलोगे सर देखो जाने का प्रभाव किसके ऊपर है? सर कर्ता के ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सर? कर्तवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। तीन होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है?
उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ? तो उप विराम कहाँ पे लगेगा साथी? उप विराम देखो ये वाला पहचान है, जहाँ पे किसी के बारे में बताया जाता है वहाँ पे उप विराम होता है, ध्यान से देखना। सर मिश्र बंधु 3 है, ये देखो विराम चिन्ह नहीं सर, उप विराम नहीं है। ये देखो उप विराम है भैया, ये क्या है? ये भी उप विराम नहीं सर, अल्प विराम है। ये विवरण चिन्ह है, ये भी गलत है। उप विराम कहाँ पे प्रयोग हुआ सर? उप विराम बी वाले में प्रयुक्त हुआ है। गणेश बिहारी मतलब मिश्र बंधु 3 है, इनके बारे में बताया जा रहा है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भैया कल देखा ना आपने मैच हुआ और उस मैच में ताबड़तोड़ इंडिया वालों ने जीत हासिल की पाकिस्तान से, पिछला भी मैच हासिल किया था फिर, या आप बोल सकते हो ना कि ताबड़तोड़ छक्का लगा या ताबड़तोड़ विकेटों को लिया गया। तो यहाँ पे सर ताबड़तोड़ का मतलब होता है अस्त व्यस्त नहीं भैया, रौब दिखाना ये भी नहीं होगा। ताबड़तोड़ का मतलब तोड़फोड़ नहीं, लगातार हो जाएगा सही। कौन सा सही होगा? लगातार सही हो जाएगा। माधुर्य गुण में माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं बताना। माधुर्य गुण में भैया किस तरह के वर्ण रहते हैं? बिल्कुल साथी बताएंगे। माधुर गुण में किस तरह का वर्ड रहता है? तो माधुर गुण जो होता है भैया 3 इसमें आता है, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। याद रखना, अगर हम रसों की बात करते हैं देखो भाई, माधुर गुण में श्रृंगार रस आता है और एक और लिखेंगे शांत रस आ जाएगा, शांत रस आ जाएगा और एक और रस आता है करुण रस। ये 3 रस आते हैं। माधुर में कौन से रस आते हैं सर? 3 रस आते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। श्रृंगार रस आता है, शांत रस आता है और करुण रस आता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, पूछा माधुर गुण में किस तरह के वर्ण आते हैं। बिल्कुल वर्णों को भी हम लिखेंगे कि भैया जो माधुर्य गुण होता है उसमें 3 प्रकार के वर्णों को लिखेंगे। एक अनुस्वार लिख लेंगे, एक स्पर्शी लिखेंगे और एक अंतस्थ लिखेंगे। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे हम बोले तो भैया एक तो अनुस्वार हो जाएगा। क्या? अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? अंक और आहा आ जाएगा, एक तो ये आएगा। दूसरा क्या होगा भैया? बोलोगे दूसरा स्पर्शी आएगा, स्पर्शी वर्ण। लेकिन एक चीज किसको छोड़ के भैया? ढ को छोड़ के, ढ को छोड़ के इसको छोड़ दोगे, इसके बाद जितने भी वर्ड आते हैं ये सब हो जाएंगे। ढ को छोड़कर एक और वर्ड रखेंगे, एक और वर्ड रखेंगे साथी, और वो कौन सा वर्ड होगा? तो माधुर में ही आता है अंतस्थ, है ना, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है? रा और ला आता है, रा और ला आता है, बिल्कुल याद रखेंगे। सर माधुर्य गुण में अनुस्वार आता है, माधुर्य में स्पर्शी वर्ड आते हैं लेकिन ढ को छोड़ करके, और माधुर्य गुण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं जिसमें से कौन से? र और ल आता है, र और ल आता है। सर उष्म व्यंजन, सर उष्म व्यंजन कहीं नहीं लिखा, उस व्यंजन में तीनों सा और हा होते हैं, उष्म व्यंजन नहीं है। सर र ला आदि के कोमल वर्ण, बिल्कुल ये सर कोमल वर्ण है। ह ठ बिल्कुल सर नहीं है। समास युक्त बड़े शब्द ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमला में कौन सा गण रूप है? बिल्कुल आपको याद रखना है सर, गणों की संख्या जो है वो कितनी है। आपको अगर हम पूछें गणों की संख्या, बोलो गणों की संख्या, गणों की संख्या कितनी? बोलोगे सर गणों की संख्या 8 है। एक चीज याद रखना, 3 शब्दों, देखो 3 वर्ड मिलके, 3 वर्ड मिलकर क्या लिख पाओगे? 3 वर्ड मिलकर गण का निर्माण करते हैं, गण का निर्माण करते हैं। कितने वर्ड मिलके भाई? 3 वर्ड मिलते हैं तो गण का निर्माण करते हैं। अब ध्यान सुनो, वो एक तरीका आपको याद होगा, नहीं याद है मेरे साथ ये सभी याद कर लेंगे। याद रखें, यमाता राजभान सलगा। क्या लिखो? यमाता राज, फिर लिखोगे भान, सॉरी राजभान क्या सलगा,
इस चीज को बिल्कुल साथ ही सबको याद करना होगा और एक ही लाइन में सबको याद करना होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे याद करोगे। जैसे ये या है ना, तो या से बनाओगे या और लगाओगे गढ़, तो या गढ़ बन जाएगा। फिर देखो माँ, माँ से लगाओगे सर माँ और फिर लगाओगे गढ़, तो मगढ़ बन जाएगा। फिर देखो ता है तो ता से लगाओगे ता और फिर लिखोगे भैया गढ़, तगड़ हो जाएगा। ठीक है। रा से सर बनेगा रगड़। ध्यान से देखना, सब साथी बना ले जाएंगे। रा के बाद जा आता सर, जा से बनेगा जगड़, जा से क्या बनेगा जगड़। फिर देखो भा से भा लिख के सर गढ़ जोड़ेंगे तो भगड़ हो जाएगा। देखो ना से ना में गढ़ जोड़ेंगे साथी, क्या बनेगा नगड़ बन जाएगा। और सा से बोलोगे सर सगड़ बन जाएगा। ये इतने ही गढ़ बनते हैं, कितने सर, ये इतने ही गढ़ बनेंगे तो सगढ़ हो जाएगा। देखो ये 8 गढ़ हो जाएंगे। अब ला और गा जोड़ोगे सर नहीं बनेगा, 3 वर्ड जब भी बनेंगे तभी बनाएंगे हम। देखो ध्यान से। अब इसमें अगर मैं यगाड़ से बात करता हूँ तो या माता, तो देखो ये याद रखना, लघु और गुरु की मात्राएं याद रखेंगे। एक लघु मात्रा होता है और एक गुरु मात्रा होता है। जब भी बड़ी की बात आए, जैसे बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा आ, तो वहां पे गुरु। और जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ की बात करेंगे तो वहां पे लघु की बात करेंगे। तो ध्यान से देखें, अगर हम यमाता में बात की, यगड़ में देखें तो यगड़ में कौन सम्मिलित होता है सर, यमाता सम्मिलित होता है। और यमाता में देखो ये एक सिंगल, तो एक लघु गुरु गुरु, तो ये क्या है इसका पहचान। यगड़ का मात्रा क्या है सर, 1 और 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु। मगड़ देखना सर गुरु गुरु गुरु, तो ये अगर मगड़ की मैं बात करूंगा बोलोगे सर तीनों के तीनों गुरु हैं। अब भैया जब ये तगड़, तो देखो तगड़, तो त राज, त गुरु गुरु लघु, यहाँ पे आएगा गुरु गुरु लघु हो जाएगा साथी। रगड़ में देखो राज भा, तो रा पे गुरु है, लघु गुरु, तो बोलोगे गुरु लघु गुरु। बन रहा ना मेरे भैया। देखो जगड़, तो जा से जभान, तो जा सर लघु गुरु लघु, तो बोलोगे साथी क्या हो जाएगा लघु गुरु लघु। इसकी बात करें भगड़, तो भा देखो यहाँ पे भानस, भानस है ना, भगड़ में भानस, भा पे गुरु लघु लघु, तो बोलोगे सर इसका हो जाएगा गुरु लघु लघु। आएंगे साथी ना, ना स, देखो ना स, न स ल, तो नसल में तीनों में सर एक ही है, तो नगड़ बनेगा, लघु 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 हो जाएगा। स ल गा, तो बोलोगे सर लघु लघु गुरु, तो लघु लघु हो जाएगा लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ध्यान से देखो मेरे भाई, लघु लघु गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु हो जाएगा। बिल्कुल बताना एक बार, ये आप समझ पाए ना। तो बोलो यहाँ पे पूछा कि सर कमला, तो बोलोगे सर ये लघु लघु और क्या है गुरु है, लघु लघु गुरु है। और लघु लघु गुरु किस में आएगा, तो बोलोगे सर लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु सगड़ में आएगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथी, बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, हर टाइप के सवाल मैं आपको करवा दूंगा। जो साथी पहली बार सेशन में आए, बिल्कुल सेशन को एकदम मेरे भाई एक बार लाइक शेयर करेंगे आप सेशन को। ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल एक बार पूरी क्लास को कंप्लीट करें, तब जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी वीडियो का या किसी भी क्लास की आप 5 मिनट 2 मिनट में एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है। आ जाओ इस तरह से। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, बहुत शानदार पंक्ति है। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित की बात कर, करुणा सर का बार बार आया हसन, 2 बार आवृत्ति हुई है। अभिव्यक्ति में कौन सा समास है, करुणा, करुणा देखो करुणा कल्पित, ये दोनों याद रहा है। कौन सा अलंकार से छेका होगा, लाटा श्रुत्या अंत्या, तो अंत्या में नहीं होगा साथ, और श्रुत्या भी नहीं है, वृत्या लाटा भी नहीं, कौन सा अलंकार है सर छेका हो जाएगा। एक और अलंकार सर वृत्या अलंकार होता है वो। ये सब पांचों जो अलंकार दिख रहे हैं आपको, ये अलंकार के ही भेद हैं पांचों, अंत्या श्रुत्या लाटा छेका वृत्या। ठीक है। आओ भैया, हिंदी साहित्य के प्रमाणिक काल को आदि काल नाम किसने दिया, बिल्कुल बताएंगे आप। आदि काल किसने नाम दिया भैया, चारण काल किसने नाम दिया, आप साथी बोलेंगे संधि एवं चारण काल जिसे बोलते हैं ना, संधि एवं चारण काल। केवल चारण काल किसने कहा है ना, अगर मैं लिखूं संधि एवं चारण काल किसने कहा, क्या लिखा संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल, चारण काल। ठीक है। वीर गाथा काल किसने कहा, ये भी बोलेंगे वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। बताइए भैया आगे। और मैं लिखता हूं एक और सिद्ध सामंत, अच्छा सिद्ध संधि काल हो जाएगा। एक और लिखना आरंभिक काल, वीर गाथा काल। एक लिखो भैया आरंभिक काल, आप साथ ही लिखेंगे आरंभिक काल, आरंभिक, तो यहां पे लिखेंगे आरंभिक काल, सॉरी
क्या लिखेंगे भैया, आरंभिक काल। देखो आरंभिक काल। अब इसका नामकरण अगर हम करें तो बिल्कुल साथी बता पाएंगे कि भैया जो इसका चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ध्यान से देखो, संधि एवं चारण काल अगर बात करते हैं, यहाँ याद रखना, संधि एवं चारण की काल की बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन आएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर मैं बोलूंगा भैया वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं भैया, आरंभिक काल किसने कहा, तो सर मिश्र बंधुओं ने कहा। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। लेकिन यहाँ पे देखो भैया, मिश्र बंधु में 3 बंधु भाई आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और एक बिहारी मिश्र। आप बताओ, है ना। ये देखो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को आदि काल के नाम से पुकारे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य मेरे भाई पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और ये कौन मानते हैं, ये कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कौन मानते हैं भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको प्रथम महाकाव्य, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है चंद्रवरदाई, उनको प्रथम क्या मानते हैं, प्रथम महाकवि मानते हैं, है ना। इनके अनुसार जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है कौन भैया, चंद्रवरदाई, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम महाकवि मानते हैं। आ जाओ आगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है, सर ये संत रैदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, सर रैदास की पंक्ति है। और सबसे महान कवि माने जाते हैं संत रैदास, है ना, सबसे महान कवि भी माने जाते हैं संत रैदास। भैया चंदायन, चंदायन भैया किसकी, मुल्ला दाऊद की। चंदायन रचना किसकी है, मुल्ला दाऊद की, है ना, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है, साथी बोलेंगे 33 नंबर जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है ना। अब आपसे पूछा है किस लोक कथा पर आधारित, सर चनैनी, चनैनी और लोरिक, चनैनी और लोरिक आपको याद होगा सर, ये 2 ये नायक थे, ये नायिका थी, इन्हीं की लोक कथाओं का वर्णन इसमें किया। यूसुफ जुलेखा नहीं भैया, लैला मजनू अलग है, सीरी फरहाद गलत है। ये तीनों के तीनों विकल्प गलत है मेरे भाई। कौन सा मानेंगे, चनैनी मानेंगे। यूसुफ जुलेखा मिलता भी आपको पढ़ने को। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, सर प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस है। किस भाषा में बताना आप, रामचंद्रिका सर केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास की रचना हो जाएगी। सर अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी भाई साहब, तो बोलोगे मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बिल्कुल साथी याद रखेंगे। और रामचरितमानस किसका है, तो तुलसीदास का है। रामचरितमानस किसका है, तो तुलसीदास की रचना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया बोलेंगे सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम, भैया बिल्कुल शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो नाम क्या आएगा, नाम ही आप जानते हो, राजा शिव प्रसाद का नाम, उपनाम क्या है, देखो यहाँ पे सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, बोलोगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, बताना इस सवाल का जवाब। भैया इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नागार्जुन की नहीं है, तो बोलो आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या भैया मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, ये बिल्कुल इन्हीं का है ना। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी सही है भैया। बादलों को घिरते हुए देखा था, ये भी सही है। तो मैं उस जनपद का नहीं हूँ, ये देखो तीनों के तीनों सही है, इन्हीं के हैं, इस वजह से ये तीनों विकल्प सही नहीं माने जाएंगे। सही विकल्प कौन सा भैया, ए वाला है, क्योंकि कौन सी रचना नहीं है। तो ये रचना किसकी है, बोलोगे मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचना है, बोलोगे सर मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन की रचना है। किसकी रचना है, त्रिलोचन की, याद रखना किसकी रचना हो जाएगी भाई साहब, तो त्रिलोचन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह क्या, भैया दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल एक महिला कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
याद रखना, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह किसका है, कहानी संग्रह है तो बोलोगे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। अगर मैं बिखरे मोती की बात करता हूं तो बोलो कब इस रचना का रचना काल बता सकते हो, तो बोलोगे सर इस रचना की जो रचना काल है 1932 है। कौन सा काल है, 1932 है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचनाओं के लिए जाने जाते? बहुत बढ़िया सवाल है भैया कि हरिशंकर परसाई किस तरह के रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आप जानते हैं सर, काव्य रचना, आलोचना नहीं, व्यंग कवि ने मानते हैं। इन्हें क्या मानते हैं, व्यंग के एकमात्र कवि इन्होंने की है। सबसे पहली रचना इन्हीं की मिलती है व्यंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो अब ये हिंदी का वो प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचनाकार कौन है जिसको सरस्वती सम्मान मिला? अगर मैं आपसे बोलूं सरस्वती सम्मान कब से दिया जाने लगा, 1991 से। कब से, 1991 से। और सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला है, हरिवंश राय बच्चन को। किसको मिला मेरे भाई, हरिवंश राय बच्चन को मिला है। बिल्कुल याद रख पाएंगे अब, हरिवंश राय बच्चन को मिला है ना। इन्हीं के 10 द्वार के सोपान इस पे मिला, किस पे, 10 द्वार के सोपान, 10 द्वार के सोपान पर हो जाएगा। ठीक है, 10 द्वार के सोपान पर मिला, ये लिख लो मेरे भाई। आ जाओ आगे। अगली कहानी है सर, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल, ये नाम एक है, ये नाम एक भैया, इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताएंगे। तो बोलेंगे सर इनको जो पुरस्कार मिला था 1998 में मिला था, नए इलाके में। क्या, 1998 में मिला था, नए इलाके में। ये इनकी कुछ रचनाएं थी। और इस तरीके से इस सेशन के 40 क्वेश्चन आपके मेरे साथी कंप्लीट हो गए। आप सभी साथी बताएंगे आपके क्या स्कोर थे। मेरे भाई आप ध्यान देंगे कि एक बहुत टाइम मैं नहीं यहाँ पे व्यतीत करूंगा। अगर आपको वन लाइनर और भी इसमें पॉइंट चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही और ज़्यादा हम ना इसमें तब आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी पहली बार सेशन को देख रहे हैं, साथी अन्य सभी साथी तक अपने चैनल को शेयर करेंगे। और ये क्लास डेली 9 बजे सुबह में मिलती है। तो रात्रि की 9 बजे की क्लास एक तो लिटरेचर की होती है आपकी, और सुबह में जो 9 बजे की क्लास होती है वो प्रैक्टिस की होती है। तो दोनों क्लासों में बिल्कुल मेरे भाई 35 मिनट के साथ जो सेशन चल रहा है उस सेशन में आप जुड़ना ना भूलें। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं बता दिया ना भाई कि आप बहुत दूरी, आप परीक्षा से दूर जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे साथी ये बिल्कुल शानदार क्लास होगी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे ढंग से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी साथी बिल्कुल लाइव सेशन में जुड़ें, सुबह 9 बजे, रात्रि 9 बजे। सुबह 9 बजे किसके साथ, साथी प्रैक्टिस के साथ, और रात्रि 9 बजे किसके साथ, तो बोलोगे सर हिंदी व्याकरण चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है। जो साथी पहली बार तैयारी स्टार्ट किए उनके लिए भी बेहतर है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो एक बार जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद मेरे साथियों, कल हम मिलते हैं। अब इस सेशन में कल मिलते हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे मिलेंगे किसके साथ भैया, हिंदी व्याकरण के साथ। धन्यवाद साथियों को।